हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ एचडीएफसी बैंक के क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में। और एचडीएफसी बैंक के क्वार्टरली रिजल्ट्स आज 16 अक्टूबर को आ जाए तकरीबन 3:51 पर जो है रिजल्ट पेश किए गए। और यहाँ पर आज हम इस वीडियो के अंदर एचडीएफसी बैंक का एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। जो है पहला एक डिस्क्लोजर दे दूँ, एचडीएफसी बैंक मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो के अंदर है ये शेयर। तो जो भी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा उस बात का कोई मैं प्रभाव नहीं छोड़ने की कोशिश करूंगा कि मेरे पास शेयर्स हैं, लेकिन फिर भी ऐसा हो सकता है कि आपको कहीं पर लगे कि सर के पास शेयर्स हैं इसलिए ऐसा एनालिसिस किया है, लेकिन ऐसा मैं करूंगा नहीं। लेकिन फिर भी एज ए डिस्क्लोज़र ये मेरी ड्यूटी बनती है तो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा देखिएगा दूसरा डिस्क्लोज़र है हमारे, मैं बैंक निफ्टी के अंदर एक्टिवली ट्रेड करता हूँ जिसका हैवी वेट जो शेयर है वो एचडीएफसी बैंक है। तो एचडीएफसी बैंक की मूवमेंट से बैंक निफ्टी की मूवमेंट भी इम्पैक्ट होती है। तो हो सकता है कि आपको मेरे एनालिसिस में ये लगे कि सर का ये बायस हो सकता है कि एफएनओ में कोई और सौदे पड़े हों, बट ऐसा नहीं है। मैं जो भी आपके साथ एनालिसिस करूँगा जो भी एनालिसिस करूँगा वो बिल्कुल न्यूट्रल करने की कोशिश करूँगा, लेकिन फिर भी हो सकता है कि आपको लगे कि सर का वन साइडेड। अगर ऐसा हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। 1529 रुपये का भाव है एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के ऊपर। अब ये शेयर्स अपने 52 वीक हाई से मात्र 100 रुपये ऊपर है। अब इस बैंक के रिजल्ट में ना आप सबसे पहले देखिए कि इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी बड़ी। मैं बस सीधी सीधी बात करूंगा, आज का एनालिसिस हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा बड़ा ना रखें। तो ये देखिएगा, ये जो आपके सामने है जो शेयर कैपिटल है जो पिछले क्वार्टर में थी उस कैपिटल को आप देखिए। अब वो कैपिटल थी आपकी 55,918, यानी कि मैं इसको करोड़ में कन्वर्ट कर देता हूँ, 559 करोड़ शेयर्स। तो 559 करोड़ की जो है इक्विटी शेयर कैपिटल थी इनके पास, जो इस क्वार्टर में 758 हो गई। तो ये 758 करोड़ इसलिए हुई है क्योंकि एचडीएफसी बैंक के जो शेयर्स हैं वो अलोकेट किए गए हैं। तो तकरीबन 20% इक्विटी बढ़ गई है। तो ये मान के चलिएगा भाई, पिछले क्वार्टर से 20% प्रॉफिट तो इसीलिए बढ़ना चाहिए, इसीलिए बढ़ना चाहिए। किस लिए बढ़ना चाहिए कि भाई 20% इक्विटी बढ़ी है ना, तो 20% एक दूसरी कंपनी आके आपके बिजनेस में मिली है तो उसका भी तो प्रॉफिट आएगा। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो ये जो भी मैं आपको साथ जो इंटरेस्ट की जो भी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूँ ये सब कंपेरेबल नहीं है। अब जो कंपेरेबल ही नहीं है तो एनालिसिस किस बात का। तो कंपेरेबल नहीं है तो कुछ, लेकिन मैं कुछ चीज़ों पर आपका ध्यान अंकित करना चाहूँगा। एक जो मैं आपके साथ बात करना चाहूँगा अदर इनकम्स। तो अदर इनकम का फिगर पिछले क्वार्टर में था 9292 करोड़, यानी कि तकरीबन 9,200 करोड़ के आसपास, जो इस बार हो गया 10,707। यानी कि जो 20% बिजनेस आया वो 20% अदर इनकम नहीं बढ़ पाई है। दूसरी बात मैं आपके साथ करूँगा कि भाई जो नेट प्रॉफिट है उसमें कितना गेन हुआ है। तो देखिएगा नेट प्रॉफिट 20% से कहीं ज़्यादा बढ़ा है और ये तकरीबन 30% के आसपास की ग्रोथ हुई है पिछले क्वार्टर के मुकाबले में। लेकिन इनका कोई लेना देना नहीं। आप कैसे समझोगे भाई, किसी चीज़ का कैपिटल बेस ही बदल गया तो ये एनालिसिस कोई काम का ही नहीं है। तो ये एनालिसिस करेंगे ना पिछले बार, अगर नेक्स्ट टाइम जब दिसंबर के एनालिसिस करेंगे तो सर आप एनालिसिस क्या कर रहे हैं। मैं एनालिसिस में बस कुछ चीज़ों की एनालिसिस आपके साथ करना चाहूँगा। यहाँ पे मैं सबसे पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको कि पिछले एनालिसिस हमने कहा था कि कंपनी परचेज मेथड अप्लाई करेगी जब मर्जर होगा तो, लेकिन कंपनी ने परचेज मेथड अप्लाई नहीं किया है बल्कि पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड अप्लाई किया है, जिसकी वजह से बैलेंस शीट में गुडविल आई नहीं है। और जो गुडविल की वजह से जो लॉस होता वो लॉस कंपनी ने सीधा सीधा बैलेंस शीट में राइट ऑफ कर दिया इंस्टेड की पीएनएल में आए। तो क्योंकि अगर वो पीएनएल में आता तो और ज़्यादा इम्पैक्ट करता, तो वो चीज़ें पीएनएल में नहीं आई है। ये एक शेयर होल्डर के लिए खुशखबरी है, क्योंकि मैनेजमेंट ने भी सोचा होगा कि भाई अगर ये हम पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड में काफ़ी शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं जब मर्जर होता है, तो कंपनी ने पहले वो सारी शर्तें पूरी की होंगी जिसकी वजह से पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट अप्लाई कर पाए। तो पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट अप्लाई हुआ जिसकी वजह से जो भी लॉस हुआ, जो गुडविल रिकॉग्नाइज होती, वो थोड़ा सा मैकेनिज्म ही अलग है। उसमें क्या फ़ायदा होता है कि कंपनी को जो पिछले एचडीएफसी बैंक के रिजर्व्स एंड सरप्लस थे वो अमाउंट भी सारे मिल जाते हैं 1 बाय 1, और जो डिफरेंस अमाउंट होता है वो केवल आपका लॉस होता है। तो अल्टीमेटली लॉस कम हो जाता है, जबकि आप परचेज मेथड में होते तो थोड़ा सा डिफरेंट अमाउंट आता। तो यहाँ पर वो जो लॉस है वो
जो है आपका एडजस्ट हो गया और वो एक अमेलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व अकाउंट के थ्रू हो गया। तो एक अमेलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व अकाउंट बनाया इन्होंने और उससे उस लॉस को राइट ऑफ कर लिया। और जबकि एचडीएफसी बैंक के सारे रिजर्व्स वगैरह सब आपने अपने बैलेंस शीट में इंक्लूड कर लिए। तो ये हुआ है जिसकी वजह से इस बैलेंस शीट में गुडविल राइट ऑफ नहीं है। अब यहाँ पर मैं आपको बात बताऊं कि गुडविल रिकॉग्नाइज ही नहीं हुई तो राइट ऑफ कहाँ से होगी। और ये डिस्क्लोजर आप यहाँ पे देखेंगे क्योंकि कंपनी के ऊपर पुराने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई हो रहे हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14, जिसकी वजह से ये सुविधा इसको उपलब्ध हो पाई। और जो अर्स्टवाइल एचडीएफसी लिमिटेड था, अर्स्टवाइल मतलब जो उस समय पे थी, ई एचडीएफसी का मतलब मैं बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि जो भी इन्होंने इन्वेस्टमेंट थी एचडीएफसी लिमिटेड की, वो अमेलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व में जो है इन्होंने एडजस्ट की, जिसकी एक फिगर थी 14,000 करोड़ रुपए। और कंसिक्वेंटली द बैंक हैज़ 13,947 करोड़ का अमेलगमेशन रिजर्व का डेबिट बैलेंस पड़ा हुआ है, लॉस में पड़ा हुआ है ये बैलेंस। तो ये अल्टीमेटली इन्होंने यहाँ से एडजस्ट कर लिया। अब उसके बाद अगर हम बात करेंगे भाई बैलेंस शीट में और P&L में जो खास बात है वो समझिए। तो देखिएगा, आप सीधा फोकस करिए उन चीज़ों पर जो आपके काम की है। पहली बात है कैपिटल एडिक्वेसी रेशो। पिछली बार थी 18.93 और मर्जर के बाद भी बैंक ने बेहतरीन तरीके से इसको मेंटेन किया है 19.54, जिसका रिस्क जो है लग रहा था। तो यहाँ पर बाजार को ये ठीक लगेगा। ओके, अब देखिए ईपीएस में, क्योंकि जो इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ गई, आपका प्रॉफिट बढ़ गया, लेकिन ये प्रॉफिट बढ़ने के सामने क्या भाई, जो शेयर कैपिटल है ना, जो नंबर ऑफ शेयर्स है वो भी तो 20% बढ़ गए। तो वो जो नंबर ऑफ शेयर्स बढ़े उनकी ट्रांसलेट करने के बाद जो ईपीएस पिछले क्वार्टर में डाइल्यूटेड थी 21 रुपये 28 पैसे, वो घटकर हो गई 21 रुपये 2 पैसे। तो जून क्वार्टर के सामने सितंबर क्वार्टर डी ग्रोथ दिखा रहा है। तो मर्जर करने का जो फ़ायदा है वो इस क्वार्टर में आपको नहीं नज़र आया। और इसमें कुछ नहीं, यानी कि जो आपने एचडीएफसी लिमिटेड अपने बिजनेस में मर्ज किया तो इस क्वार्टर में तो कोई ग्रोथ नहीं आई। और पिछले साल से भी अगर आप ग्रोथ को देखने की चेष्टा करेंगे पिछले साल से, तो केवल 10% की ग्रोथ आई है। और सिमिलरली फेडरल बैंक में भी 10% की ग्रोथ है। तो ये मान के चलिएगा बैंकिंग सेक्टर में इस बार ग्रोथ ईयर ऑन ईयर 10-11% से ज़्यादा नहीं आती नज़र आ रही। और जो बाजार है वो कहीं ज़्यादा ग्रोथ ऑलरेडी एंटिसिपेट करके बैठा हुआ है। तो बाजार में ऊपर के साइड के दायरे पर हमें लगता है सेल ऑन राइज रह सकता है। और इस रिजल्ट में भी अब जो पहली जो बात है जो बाजार चिंता कर सकता है वो ये कर सकता है कि जो टोटल डेट टू टोटल एसेट्स है, जो 8% थी पिछले क्वार्टर में बढ़ गए, वो 20% हो गई आफ्टर द मर्जर। यानी कि बैलेंस शीट का टोटल वैल्यू का 20% आपका डेट आ गया। और डेट में वो अमाउंट नहीं है जो आपने डिपोजिटर से ले रखा है, वो भी डेट ही है। तो ये एक बैलेंस शीट बड़े साइज पर थोड़ी सी रिस्की लगेगी। तो ये जो है बाजार को शायद थोड़ा सा पसंद ना आए कि भाई बैलेंस शीट का 21% के आसपास डेट है। तो ये हो सकता है कि कुछ समय तक एचडीएफसी बैंक 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर 1 क्वार्टर, मुझे लगता है लगभग 2 से 3 क्वार्टर, यहाँ पर इस रेशो को जब तक कम नहीं करेगा, एचडीएफसी बैंक को शायद बड़ी पी रेशो ना मिले। तो ये रीज़न है जिसकी वजह से मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि अगर एचडीएफसी बैंक 1600 के ऊपर चला जाता, क्योंकि रिजल्ट ख़राब तो है नहीं, जो बाजार उम्मीद करके बैठा था कि गुडविल राइट ऑफ होगी या कुछ और लॉसेस आ सकते हैं और एमलगमेशन के बहुत बड़े लॉस आ सकते हैं, वो सब नहीं है। तो वो उसकी वजह से हो सकता है ऊपर चला जाए। लेकिन बाजार दूसरी तरफ से नेगेटिव भी है कि ग्रोथ है नहीं प्रॉफिट में। तो बाजार बड़ा कंफ्यूज है इस समय पर। और देखिएगा वो शेयर प्राइस एक्शन में भी दिख रहा था पिछले 10 दिन से ना, एचडीएफसी बैंक का शेयर परेशान था, इधर उधर उधर, और पूरी बैंक निफ्टी को रोक रखा है इसने, ना नीचे जाने दे रहा ना ऊपर आ जाने दे रहा। इसी का इंतजार कर रहा था बाजार। अब देखते हैं बाजार इसको कैसे लेता है। तो यहाँ पे तो जो ग्रोथ है 10% की, वो बाजार कहाँ पसंद करेगा कि भाई एचडीएफसी बैंक जैसे शेयर्स की ग्रोथ 10%, ना भाई ना। और क्वार्टर बेसिस पे तो ग्रोथ ही नहीं है। लेकिन अगर आप इसको कंसोलिडेशन, मुझे लग रहा है एचडीएफसी बैंक कंसोलिडेट करेगा, हो सकता है कि थोड़ी सी करेक्शन भी आ जाए, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं। अब बाजार के अंदर बड़े पार्टिसिपेंट पॉजिटिव चीज़ की तरफ रिएक्ट करते हैं या नेगेटिव की तरफ, वो कल बाजार बताएगा। मेरा न्यूट्रल व्यू है, मैं ना बड़ा नीचे जाएगा तो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी होगी। अगर 1460 1450 के आसपास मिलता हुआ नजर आएगा तो वहाँ पे हम धीरे धीरे एकोमोलेट करने की कोशिश करेंगे। अगर 1620 1630 के आसपास जाता हुआ नजर आएगा, हम बेचने की चेष्टा करेंगे। इसके बीच में नो ट्रेड जोन है हमारा
1500 से 1600 के बीच में नो ट्रेड जोन है। 1500 से 1600 तक जब तक शेयर घूम रहा है भैया घूमने दो, या तो 1400 की लाइन में आएगा तो बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढेंगे, 1600 से ऊपर की लाइन में जाएगा तो बेचने की सोचेंगे। ये अपना क्लियर व्यू है। तो अब दूसरी जो चिंता आई है वो आई है एनपीए की। जो ग्रोस एनपीए जो एचडीएफसी से आया वो बाजार देखना चाह रहा था, वो फिगर भी काफ़ी बड़ा है, 19,000 करोड़ था पिछली बार और इस बार हो गई 31,577। 20% तो बैलेंस शीट का साइज बढ़ा है और 50% बढ़ गया भैया एनपीए का साइज। तो बाजार क्यों पसंद करेगा भाई? आपकी इक्विटी तो बढ़ी 20% और 50% बढ़ गया एनपीए, तो एनपीए बढ़ गया 50% पिछले बार से। और नेट एनपीए में तो आप कमाल देखेंगे, 4,776 करोड़ से बढ़कर 8,072 करोड़। इसीलिए मैं बाकी चीज़ों पे बात नहीं कर रहा है, नेट इंटरेस्ट वगैरह पे, वो मैं मार्जिन की सीधी एक बार देख लूँगा। तो 4,776 से 8,072 करोड़, तो भैया बाजार ये भी पसंद नहीं करेगा नेट एनपीए भी, पर ये बहुत बड़ी फिगर है नहीं। और ग्रोस एनपीए 1.17 से बढ़कर 1.34 है। तो असेट्स क्वालिटी डिटोरिएट हुई है, बाजार शायद इसको पसंद ना करे। तो दो चीज़ें बाजार पसंद नहीं करेगा। पहली चीज़ क्या पसंद नहीं करेगा? टोटल डेट बाजार। दूसरी चीज़ क्या पसंद नहीं करेगा? ग्रोस एनपीए। तीसरी चीज़ ग्रोथ भी ना पसंद करे। क्या चीज़ बाजार पसंद करेगा? कि लॉस रिपोर्ट नहीं हुआ, ठीक है, प्रॉफिट सस्टेन रखा है, ठीक है जी, घटा नहीं है। ईयर नियर देखेगा तो भाई 10% की ग्रोथ भी है। तो दोनों साइड के मामले हैं यहाँ पे, जो हमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। अगर हम डिपॉजिट्स की बात करें तो देखिए डिपॉजिट्स में तो जो ग्रोथ है वो अच्छी ग्रोथ आ रही है इनकी, मतलब ग्रोथ में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई साहब 20% इक्विटी बढ़ने के बाद जो ग्रोथ होनी चाहिए वो डिपॉजिट में ग्रोथ नहीं है। और बोरोइंग सिग्निफिकेंटली बढ़ गई हैं, क्योंकि जो एचडीएफसी लिमिटेड से मर्ज होकर आई हैं वो बहुत बड़ी फिगर्स है। और बैलेंस शीट 34 लाख करोड़ रुपए की है। अब 34 लाख करोड़ की बैलेंस शीट में इक्विटी का मामला खाली 4 लाख करोड़ का है, और अभी भी बैंक की मार्केट कैपिटलाइजेशन 12 लाख करोड़ रुपए के आसपास है, 11.5। तो कोई ऐसा नहीं है, प्राइस टू बुक वैल्यू में बहुत सस्ती वैल्यूएशंस पर है। तो प्राइस टू बुक वैल्यू पर अभी भी 2.7 के आसपास चल रहा है। तो अभी हमारा तो अभी भैया वही है, जो है नीचे आएगा तो देखेंगे थोड़ा सा, और वो भी सिस्टमेटिकली। और इसके बाद देखिएगा कंसोलिडेटेड बेसिस पे भी 22 रुपये की ईपीएस रिपोर्ट की है, और जो पिछले क्वार्टर जैसी ही ऐसे कोई ज़्यादा बड़ी ग्रोथ या डी ग्रोथ नहीं है, पिछले साल से 10% की ग्रोथ दी है। तो कुल मिलाकर बाजार में एक चीज़ अच्छी लगेगी कि इन्होंने पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड लगाया, जिसकी वजह से बैलेंस शीट में गुडविल आई नहीं, और गुडविल नहीं आई तो राइट ऑफ भी नहीं करनी पड़ी। इसके बाद देखिएगा एक चीज़ और बताऊँगा मैं आपको, जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, जो जरूर से ज़रूर आपको पता होनी चाहिए, कि जो प्री ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स हैं वो 30% की रेट से ग्रो किए हैं, ठीक है जी। ये थोड़ा सा कंफर्टेबल आपको लगेगा, लेकिन मैंने कहा 20% तो भैया पिछले साल के मुकाबले में, लेकिन 20% तो इक्विटी बढ़ी है ना, तो वही जो ग्रोथ है 20 की इक्विटी बढ़ी है तो 10 का ही ग्रोथ है। दूसरी बात आपको बताते हैं कि भाई जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है उस पर बड़ा फोकस करिएगा। नेट इंटरेस्ट मार्जिन देखिएगा, कोर नेट इंटरेस्ट मार्जिन 3.65% ऑफ द टोटल असेट्स हैं, और जो अर्निंग असेट्स हैं उन पर 3.85 है। ये बैंक कभी भी 4% से कम नहीं दिखाता था। तो जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है जो 4%, 4.1 रहता था, वो घटकर आ गया नीचे। तो ये अगली चीज़ है जो बाजार शायद पसंद ना करे। लेकिन बात ध्यान रखिएगा, एचडीएफसी बैंक का शेयर पहले ही टूटा हुआ है, तो एचडीएफसी बैंक में बहुत सारी चीज़ें पहले ही बाजार ने डिस्काउंट कर रखी थी। तो बाजार में कल एचडीएफसी बैंक में रिएक्शन तो जरूर होगा। मुझे लग रहा है कल एचडीएफसी बैंक वोलेटाइल रहेगा, ठीक है जी। और जिन लोगों का नज़रिया मतलब 1 से 1.5 साल का है, तो मुझे लगता है कि गिरावट एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और जिन लोगों ने शेयर्स अभी हाल फिलहाल में लिए, और अगर शेयर्स 4-5% का राइज कर जाए, क्योंकि भाई गुडविल नहीं आई है, उसको अगर बाजार ज़्यादा रिस्पेक्ट देगा तो हो सकता है 3-4-5% ऊपर भी चला जाए। बट मुझे देखिएगा कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा कि जो बहुत एक्साइटमेंट दे रहा हो। देखिएगा तेजी की तो कॉल जो है नहीं बन रही यहाँ पे अभी भी, ठीक है। लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए मौके बन सकते हैं, बट अगर तेजी भी बनेगी ना तो बेचने की अपॉर्चुनिटी आएगी, क्योंकि बहुत सारे जो वैसे भी ट्रेडर्स फंसे हुए हैं वो भी निकलने की कोशिश करेंगे। और दूसरी बात है, ऐसा कुछ भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है इस बार कि जिसको देख के बाजार एक्साइटमेंट में जिए। तो वो जो बाजार की एक्साइटमेंट है वो जीने वाली तो नहीं है इसमें। और इसके बाद जो है जैसे फेडरल बैंक का देखा, और एक चीज़ और भी मुझे लग रही है कि बैंकों में ना ग्रोथ की जो स्पीड है वो स्लो हो गई है।
तो जो ओवर एक्साइटमेंट में बैंक निफ्टी या वो निफ्टी में पोजीशन बनी हुई थी, वो धीरे धीरे करके आने वाले अगले क्वार्टरली रिजल्ट तक हम बैंक निफ्टी में भी एक रेंज बाउंड्री एंटिसिपेट कर रहे हैं। तो सेल ऑन राइज ही रहने वाला है बैंकिंग स्टॉक्स में, जो अभी तक अपना आउटलुक है, क्योंकि इन वैल्यूशंस पर जो है जनरली सस्टेन नहीं करेगा। और पूरे बैंकिंग में भी अगर हम देखें दिग्गज बैंकों में भी, तो सबसे सस्ती वैल्यूशंस पर आज की डेट में HDFC बैंक ही उपलब्ध है। और बैंक बहुत बड़ा हो गया, थोड़ा सा डेट ज़्यादा हो गया, लेकिन ये बैंक की मैनेजमेंट ने पहले ही कहा था हमें 8-9 महीने का टाइम दीजिए, हम इसको पूरी बैलेंस शीट को बहुत ही बढ़िया कर देंगे। बढ़िया कैसे कर देंगे? डेट को हम जो भी हमारा डेट है उसको हम डिपॉजिट में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, नेट इंटरेस्ट मार्जिन को 4% से ऊपर लाएंगे। तो जब ये सारी चीज़ें होंगी तब कुछ अच्छा देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन बैंक को शायद इस समय पर केवल 10% की ग्रोथ पिछले साल से अगर हम कंपेयर करें तो वो शायद बाजार EPS में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं लगेगा। लेकिन अभी शेयर बहुत महंगी वैल्यूशंस पे नहीं है, 17-18 के पी पर ही तो है। अगर 80 रुपये 81 रुपये की हम फॉरवर्ड अर्निंग्स मान के चलें तो, और 20 की भी पी दे तो 1600 का भाव होता है, तो अभी तो 1520 चल रहा है, तो 17-18 के आसपास की ही पी रेशो पे जो है ये शेयर 18 के आसपास की पी रेशो पे ही लगभग ट्रेड कर रहा है। तो बहुत महंगी वैल्यूशंस नहीं है, लेकिन ग्रोथ भी 10% दी है, ये बात आपको समझनी चाहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। ज़्यादा एनालिसिस करने की जो है मुझे ज़रूरत थी नहीं इसमें, क्योंकि आप कंपेरेबल फिगर्स थी नहीं। तो अगली बार देखेंगे, क्योंकि मर्ज से मर्ज क्वांटिटी का हम एनालिसिस कर पाएंगे। तो वीडियो में जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।